हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक, आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन। यानी कि आर्थ्रोपोड कौन होते हैं? इंसेक्ट। और इंसेक्ट में भी सबसे ज्यादा जो घातक हो रहे हैं हमारे लिए वो क्या है? मच्छर। चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे फलेरिया हो, चाहे चिकनगुनिया हो, ये चार अपने सिलेबस में है। ये चारों के चारों जो बीमारियां हैं मच्छरों की वजह से हो रही है। तो भैया बच के रहो मच्छरों से, ठीक है? मच्छर बहुत खतरनाक चीज है। जिन लोगों को केवल नाम सुना है, आज वो लोग जानेंगे कि डेंगू ये सब क्या है क्या? मच्छरों की वजह से। लेकिन अगर मलेरिया छोड़ दिया जाए तो जो मेन कारण है वो वायरस है। आओ देखते हैं, मजा आएगा। ठीक है, जानी पहचानी सारी बीमारियां हैं और डिटेल में देखते हैं इसको थोड़ा सा। एज अ फार्मासिस्ट आपको इनके बारे में बेसिक पता भी होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोगों को प्रभावित करती हैं मच्छरों की वजह से ये चार तरह की बीमारियां हैं। स्टार्ट करें तो आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हम लोग एक काम कर लें पहले। ओके, ठीक। तो आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो आर्थ्रोपोड का मतलब मैंने पहले बता दिया, इंसेक्ट होते हैं। तो आर्थ्रोपोड मतलब इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के द्वारा मतलब इंसेक्ट नहीं फैला रहे। बेटा बहुत ध्यान से बात को समझना। अगर मैं बोलूं बताओ मलेरिया होने की वजह क्या है? कॉजेटिव एजेंट की बात होती है तो मच्छर नहीं आएगा, मच्छर वेक्टर है। यहां पर बच्चा बहुत ज्यादा गलती करता है। वेक्टर बेटा, वेक्टर मतलब किसी के माध्यम से। वेक्टर मतलब किसी के माध्यम से। तो यहां पे हम जितनी बीमारियां पढ़ रहे हैं उन सब में वेक्टर कौन है? मॉस्किटो है। वेक्टर कौन है? मॉस्किटो। यानी कि मॉस्किटो के अंदर जो वायरस है या जो प्लाज्मोडियम है वो पनपता है, और जब मच्छर हमको काटता है तो उसके सलाइवा से होता हुआ वो वायरस या प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है। तो इसकी वजह से हो रहा है, ना कि ये खुद जिम्मेदार है। ठीक है ना? तो बात समझेंगे, वेक्टर है। जब बात आती है कॉजेटिव एजेंट की, यहां बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। कॉजेटिव एजेंट, कारण कौन है? कारण वो है जिसकी वजह से बीमारी फैल रही है। मच्छर ने काटा, ठीक है, मच्छर ने हमको दी बीमारी, मच्छर की, क्योंकि मच्छर के अंदर उसके कीटाणु मौजूद थे। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज का ध्यान रखेंगे यहां पर। तो आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन, तो यहां पे ये मत समझिएगा कि ये इंसेक्ट, देखो सुनने में लग रहा है इंसेक्ट, हाँ इंसेक्ट, ये मच्छरी बीमारी फैला रहे हैं, लेकिन जो बीमारी का मेन कारण है वो मच्छर नहीं है। ठीक है, मच्छर फैला रहे हैं। तो आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन देखते हैं अभी। इंसेक्ट बॉर्न इन्फेक्शन कॉज्ड बाय, वो इन्फेक्शन होता क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ हो गया या पैरासाइट्स हो गए जो कि मच्छरों के अंदर पनप रहे थे और वो हमारी बॉडी में आ गए। एग्जाम्पल मॉस्किटोस, माइट्स, सैंड फ्लाइज एटसेट्रा, ये क्या है? आर्थ्रोपोड के एग्जाम्पल्स हैं। जिसमें हम बात करें तो मलेरिया और डेंगू फीवर आर द कॉमन आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन। हम सबको पता है सबसे ज्यादा डेंगू मलेरिया के बारे में, सीजन आता है एकदम से फैल जाता है और भयंकर चपेट में लोग आते हैं और मौतें भी काफी होती हैं। अब देखो क्या कह रहा है, वायरसेस मल्टीप्लाइज इन द टिश्यू ऑफ मॉस्किटो और टिक्स। जो वायरस होते हैं वो जो मॉस्किटो है उसकी बॉडी में, उसके टिश्यूज में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई करते हैं एंड इन्फेक्ट सलीवरी ग्लैंड्स। और मच्छरों की जो सलीवरी ग्लैंड्स होती है ना, सलाइवा वाली, वहां जाकर के बैठ जाते हैं, उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। तो मच्छर जब हमको काटता है, ठीक है, काटते वक्त सबको पता है ना प्रोसेस, मच्छर अपना थूक, अपना सलाइवा हमारे बॉडी में इंजेक्ट करता है जिससे कि ब्लड क्लॉट ना हो। वो सलाइवा जब हमारी बॉडी में जाता है तो वही खुजली करता है फिर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें। द मॉस्किटो ट्रांसफर टू न्यू हेल्दी होस्ट, और मॉस्किटो ही है जो नए जो हेल्दी होस्ट यानी कि नए लोगों में फैलाता है। तो कॉमन सी बातें हैं, इंट्रोडक्शन नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। सीधा आते हैं हम अपना डेंगू पर। सबने सुना इसका नाम, डेंगू जो मॉस्किटो बॉर्न। बेटा ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, किसकी वजह से होता है? मॉस्किटो बॉर्न, मॉस्किटो की वजह से पैदा हो रहा है। वायरल इंफेक्शन है, ध्यान रखेंगे। डेंगू एक वायरस है, डेंगू एक वायरस है, ठीक है ना? डेट कॉज फ्लू लाइक इलनेस, एक सर्दी खांसी जुकाम जैसा लगता है शुरुआत में, समझ में नहीं आता है क्या है। एंड समटाइम्स लीथल, कई बार घातक कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, कॉल्ड सीवियर डेंगू। नाक आकर खून आना शुरू हो जाता है, पूरा एकदम बीपी वगैरह लो हो जाता है, डेथ तक हो जाती है। ठीक है,
कॉजेटिव एजेंट की बात करें बेटा, देखो यहां पर हमको समझना है, डेंगू वायरस स्प्रेड टू पीपल थ्रू बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड, लोगों में फैलाया जा रहा है थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडीज स्पीसीज। एडीज मच्छर की एक प्रजाति है, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे एडीज। ठीक है, तो कौन कौन सी है, एडीज इजिप्टाई और एडीज एल्बोपिक्टस। ये 2 मॉस्किटो हैं जिसके अंदर डेंगू का वायरस पनपता है, डेंगू का वायरस पनपता है। ये 2 ही मच्छर हैं जो डेंगू फैलाएंगे। ठीक है, अब कॉजेटिव एजेंट का नाम क्या है, डेंगू वायरस। कॉजेटिव एजेंट कौन है, डेंगू वायरस, जिसे हम DENV बोल देते हैं। इसकी फैमिली कौन सी है, फ्लेवीवायरिडे, और इसका जीनस कौन सा है, फ्लेवीवायरस। और मैं हमेशा कहता हूं आपको कॉजेटिव एजेंट ये नाम तो याद रखना ही है, अगर मेमोरी अच्छी है याद रख सकते हैं तो फैमिली और जीनस वगैरह याद रखें, अदरवाइज मेन कॉजेटिव एजेंट याद रखें, पर्याप्त है। ठीक है, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस, यानी कि अगर हम बात करूं तो सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, पॉजिटिव सेंस प्लस SSRNA। ठीक है, प्लस SSRNA कौन होता है, जिसके ऊपर ऐसा RNA जो मैसेंजर RNA की तरह काम करता है। अब मैसेंजर RNA क्या होता है वहां डिटेल में नहीं जाएंगे, RNA 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कई टाइप के होते हैं, एक होता है मैसेंजर RNA जो अपने ऊपर क्या बनाता है, प्रोटीन बना सकता है या अपने ऊपर प्रोटीन बनवाता है। ऐसे RNA जो अपने ऊपर डायरेक्ट प्रोटीन बनवा लेते हैं उसको हम पॉजिटिव सेंस बोल देते हैं, है ना, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड RNA बोल देते हैं। क्लियर है, इट इज कॉल्ड अर्बोवायरस। कई बार आपको मिलेगा क्या कि कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू इज अर्बोवायरस, या फिर हम यूं कह ले कि कॉजेटिव एजेंट ऑफ ऑल द 4, इन सभी के कौन है, सबका आंसर आ सकता है अर्बोवायरस। अब ये क्या हो गया, सबका एक ही, अर्बोवायरस क्यों कहा गया है, क्योंकि अर्बोवायरस का मतलब क्या होता है, इज एन इनफॉर्मल नेम, ये एक इनफॉर्मल है, ऑफिशियल नेम नहीं है, फॉर एनी वायरस, कोई भी वायरस दैट इज ट्रांसमिटेड बाय ऑर्थ्रोपोड वेक्टर। अगर ऑर्थ्रोपोड वेक्टर है, ऑर्थ्रोपोड मतलब मच्छर या कोई इंसेक्ट वेक्टर है जिसके माध्यम से वायरस फैल रहा है, तो उस वायरस को हम आमतौर पर अर्बोवायरस बोल देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अर्बोवायरस हो गया, डेंगू वायरस हो गया, एक ही नाम, एक ही बात है, लेकिन आप ज्यादा अच्छा आंसर डेंगू वायरस है। क्लियर हो गया। एपिडेमियोलॉजी, देयर आर 4 वायरस सीरोटाइप विच आर डेजिग्नेटेड एज, यानी कि 4 प्रकार के वायरस हैं जो डेंगू करते हैं। ठीक है, डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3 एंड डेंगू वायरस 4। इन्फेक्शन विद एनी वन सीरोटाइप कॉन्फर्स अ लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी टू दैट सीरोटाइप। किसी एक से अगर इन्फेक्शन हो गया, डेंगू हो गया, तो वो वाला वायरस से हमारी बॉडी इम्यून हो जाती है, दोबारा अगर वो अटैक करता है तो हमारी बॉडी को फिर डेंगू नहीं होगा। ठीक है, इन्फेक्टिव पीरियड 4 से 15 दिन, डेज आफ्टर मॉस्किटो बाइट ट्रांसफर द वायरस टू द ह्यूमन। ठीक है, 4 से 5 से 15 दिन का क्या रहता है, इन्फेक्टिव पीरियड रहता है, जब वो इन्फेक्शन फैला सकता है। ठीक है, ट्रांसफर द वायरस टू द ह्यूमन। ठीक, ओके, डिजीज लास्ट अबाउट 3 से 10 डेज। जो डेंगू है लगभग 3 से 10 दिन तक रहता है ये। एज और सेक्स की बात करें तो मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स, जो मेल्स हैं वो फीमेल्स की अपेक्षा में ज्यादा अफेक्टेड होती हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात करें, पेशेंट शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, पेशेंट को बहुत ज्यादा फ्लूइड पीना चाहिए, क्योंकि डेंगू में कई बार क्या होता है, बीपी लो हो जाता है और हाइपोवैलेमिक, यानी कि बॉडी का जो फ्लूइड होता है एक तरह से कहीं ना कहीं एक तरह कह सकते हैं कि लो होने लगता है, तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। इंक्यूबेशन पीरियड की हम बात करेंगे तो 4 से 10 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी में बेटा जैसे मैंने बताया है कि कई बार ये तो बातें हैं, इसके अलावा कई बार कुछ और बातें, एपिडेमियोलॉजी के अंदर बहुत सारी बातें लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन ये बातें कुछ कॉमन है, जैसे कि इसका सीरोटाइप क्या है, किन एज को अफेक्ट करता है, क्या इंक्यूबेशन पीरियड है, कुछ बहुत ही कॉमन चीजें जो हमको मेंशन करनी रहती हैं। अदरवाइज एपिडेमियोलॉजी में काफी सारी बातें हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पक्का लिखना है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। हेल्दी पर्सन गेट्स डिजीज, जो हेल्दी इंसान है उसको बीमारी मिलती है व्हेन ही इज बाइटन बाय एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, किसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो। अब इन्फेक्टेड मॉस्किटो कौन सा होता है अभी हम देखेंगे। बाइटन बाय एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, द वायरस एंटर हिज ब्लड, जब मच्छर काट लेगा तो वायरस ब्लड में एंटर कर जाता है फ्रॉम द मॉस्किटोस सलाइवा, मॉस्किटो के सलाइवा से। एक डायग्राम है यहाँ पर, ये मच्छर को पहचान लो, ये चितकबरा
ठीक है, ये वाइट वाइट धब्बे जैसे ना, हम लोग कहते हैं ना 45 डिग्री पे ऐसे बैठा हुआ होता है और डेंगू होता है ना, इस टाइप से 45 डिग्री पे ये इस टाइप से ठीक है, आ जाओ बेटा, खतरनाक चीज है। ठीक है, अब देखो सीन क्या है, हो क्या रहा है, ये देखो, हम मान लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। एक जो मच्छर है जिसके अंदर क्या था, डेंगू का वायरस था, उसने इंसान को काट लिया। ह्यूमन इन्फेक्शन, वन मॉस्किटो कैन इन्फेक्ट सेवरल ह्यूमन, ऑब्वियसली बात है, उसने इसको काटा, इसके अंदर वायरस पहुंच गया। तो ये हो गया इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन। एक्चुअली इंक्यूबेशन पीरियड दो टाइप से होंगे, एक इंसान की बॉडी के अंदर, एक इंसान की बॉडी के बाहर। द ऑनसेट ऑफ सिम्टम यूजली टेक्स 4 to 7 days, ठीक है ना, यानी कि हम इंसान की बॉडी के अंदर की बात करें तो 4 से 7 दिन के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर होता क्या है, मॉस्किटो इन्फेक्शन, मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड। अब यहां पर क्या है, पूरा बॉडी इसकी इन्फेक्ट कर गई है और इसके ब्लड में डेंगू वायरस घूम रहा है। अब जब वापस से मॉस्किटो टेक ए ब्लड मील, जब वापस से मच्छर काटता है कोई अच्छा मच्छर, जिस मच्छर के पास डेंगू वायरस नहीं था, उसे भूख लगी, ज्यादातर फीमेल्स होती हैं, आके उसने इसको काटा, इसके पूरे ब्लड में क्या है, डेंगू वायरस है। वो डेंगू वायरस इस मच्छर में चला गया, इस मच्छर के कहां गया, पेट में गया। तो अब जब वो पेट में चला गया, वायरस इन्फेक्ट द मिडगट, पेट में पहुंचकर मच्छर का जो मिडगट है यानी कि पेट है, उसको क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, एंड इवेंचुअली अंततः आखिरकार ट्रेवल टू सेलेवरी ग्लैंड, वो फिर मूव कर जाएगा उसके सेलेवरी ग्लैंड में, यूजली 8 to 10 days, 8 से 10 दिन के अंदर फिर कोई मच्छर किसी को काटेगा, उसको होगा, और इस तरह साइकिल चलती रहती है। तो हम देख सकते हैं ये मिडगट है, दिस इज मिडगट, ठीक है, ये डेंगू वायरस दिखा रखा है यहां पर। मिडगट से ये ट्रेवल करता है और ट्रेवल करता हुआ आ जाता है मच्छर के कहां पर, सेलेवरी ग्लैंड में। ये इसकी प्रोबोसिस है, नाक घुसेड़ देता है, ठीक है, तो इस टाइप से ये फैलता है करके। तो ध्यान रखेंगे, इसका एक एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मच्छर में कितने दिनों में पनपता है, और इंक्यूबेशन पीरियड। तो जनरली हमारे लिए अगर इंक्यूबेशन पीरियड पूछता है तो हम ये लिखेंगे इंसान के अंदर वाला, ये वेक्टर हो गया, मच्छर क्या हो गया, वेक्टर, ये कैरी करता है। मच्छर खुद डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होता है, यानी डेंगू वायरस मच्छर के अंदर कोई लक्षण पैदा नहीं करेगा। बात समझ में आई, ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है इन्फेक्टेड पर्सन कुड ट्रांसमिट द वायरस टू मॉस्किटो, जो इन्फेक्टेड पर्सन है ये वाला, इसको जब मच्छर काटेगा तो मॉस्किटो के अंदर चला जाएगा डेंगू वायरस, इफ ही बिटन बाय अ मॉस्किटो एनी टाइम फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द सब्सिडेंस ऑफ द फीवर, यानी कि जब से उसको फीवर आना स्टार्ट हो रहा है उसके बाद कभी मच्छर काट लेगा उसको, तो वो जिस मच्छर के अंदर डेंगू वायरस नहीं है उसके अंदर वो डेंगू वायरस चला जाता है। द डिजीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, बीमारी मॉस्किटो द्वारा फैलाई जा रही है, हम सबको पता है ये बात। इट इज नॉट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है ना, डेंगू वाले पर्सन को छू लो उससे बीमारी नहीं फैलती है। क्लियर। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, काफी सारे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है इसके। बेसिक सिम्टम्स की बात करें, सर में दर्द होगा, बुखार आएगा, गम्स, नोज और आई ब्लीडिंग करेंगे। गम्स मसूड़े हैं, नाक है और आंखों से खून आ सकता है, ठीक है। दूसरा वस्कुलर सिम्टम, जिसमें ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स जो प्लेटलेट्स वगैरह रहते हैं वो डाउन हो जाते हैं। न्यूट्रोपेनिया, लेट स्नोफिलिया, रिड्यूस्ड कोगुलेशन, जो कोगुलेशन होने की क्षमता होती है कम हो जाती है। स्किन इन्फेक्शन की बात करें, रैशेस, ब्रूजिंग, लालपन सा हो जाता है, और एक स्किन में वाइट कलर के पैचे से पड़ते हैं, धब्बे से पड़ते हैं, ठीक है, वो उन्हीं के अलग अलग नाम है, परपूरा और पेटेची है। वस्कुलर सिम्टम की बात करें तो लो ब्लड प्रेशर, बीपी लो हो जाता है, शॉक, हाइपोवोलेमिया, ठीक है ना। तो जो वॉल्यूम रहता है, एक तरह से हम कह सकते हैं फ्लूइड रहता है बॉडी के अंदर, वो कहीं ना कहीं जैसा हल्का सा लगता है डिक्रीज हो गया है, ठीक है। इनफ्रीक्वेंट मतलब जो हमेशा नहीं देखे जाएंगे लेकिन देखे जाते हैं। रीनल फेलियर, किडनी फेल हो सकता है, स्प्लीन रप्चर हो सकती है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियास के अंदर इन्फेक्शन पैदा हो सकता है, एरिथ्रोसेफेलाइटिस और मायोकार्डाइटिस, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम हमको हो सकती है। कुछ और कॉम्प्लिकेशन है, जॉइंट पेन, वॉमिटिंग, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, पेट में ब्लीडिंग हो सकती है, लिवर गड़बड़ हो सकता है, गॉल ब्लैडर गड़बड़ हो सकता है, उसकी थिकनिंग हो सकती है, ठीक है। तो कई सारी प्रॉब्लम्स है, ये जो है ये इनफ्रीक्वेंट है, मतलब कि ये इनफ्रीक्वेंट हमेशा नहीं होगी, ये वाली सबको मिलेगी, ठीक है, ये आमतौर पे हमेशा ही सबके अंदर देखने को मिलती है। तो ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है डेंगू का। जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर ये सारे सिम्टम्स को चेक करता है, उसके आधार पर फिर टेस्ट लिख देता है, ठीक है।
रोल ऑफ फार्मासिस्ट। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट बेटा चारों के चारों किसके, मच्छर की वजह से हो रहे हैं, तो हमें मच्छरों को रोकना है। क्या क्या रहेगा, मच्छरदानी में लेटो, जब मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है ना बारिश के बाद, मच्छरदानी में लेटो, फुल स्लीव पहनो, कपड़े ऐसे पहनो कि कपड़ों के ऊपर से ही मच्छर कई बार काट लेता है, तो कपड़े ऐसे पहनो कि मच्छर के डंक अंदर ना जाए, ठीक है ना। घरों में जालियां लगा के रखें, घरों में पानी अगर स्टोर है तो उसको फेंक दें, स्टोर ना होने दे। कूलर, गर्मी चली गई है तो कूलर के अंदर पानी स्टोर ना होने दे, उसे फेंक दे, या कूलर इस्तेमाल करें तो हर दूसरे दिन उसका पानी बदल दे, वही सब चीजें हैं, ठीक है ना। तो वो सब में लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। मॉस्किटो कंट्रोल बाय इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एक्शन विद एंटी अडल्ट एंड एंटी लार्वल मेजर्स, यानी कि हमको जो बड़े मच्छर हैं और जो उसके लार्वा हैं उनको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है, नॉर्मल तौर पे देखा होगा, गाड़ियां आती हैं, एक धुआं सा छोड़ती हैं, ठीक है, तो ये कम्युनिटी बेस पे हमको काम करना पड़ेगा। इन्फेक्टेड इंडिविजुअल शुड बी आइसोलेटेड, जो जिसको इन्फेक्शन हो गया है उसको मच्छरदानी के अंदर रखें, क्योंकि उसको कोई मच्छर काटेगा फिर परिवार में किसी दूसरे को काट लेगा तो भी इन्फेक्शन फैल जाएगा। प्रोफाइलैक्टिक मेजर, यानी कि शुरुआत में ही हम लोग मेजर ले लें, क्या, जैसे कि कपड़े पहने, डेट कवर द बॉडी, पूरी तरीके से बॉडी को कवर करेगा। रिपेलेंट क्रीम, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का इस्तेमाल करें या लिक्विड्स का इस्तेमाल करें जिससे कि मच्छर ना आए। डिटेक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग, हमको देखें कि कहां कहां पे मॉस्किटो ब्रीड कर सकता है, यानी कि कहां ब्रीड करता है, जहां पानी भरता है वहां मॉस्किटो क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं ना, अपनी बच्चों को पैदा करते हैं, तो वो इकट्ठा ना होने दें। प्रॉपर कवरिंग ऑफ स्टोर्ड वाटर, अगर पानी कहीं पे हमको स्टोर रखना भी है किसी वजह से तो उसको ढक करके रखें, ठीक है, खुला ना रखें। बात समझ में आई? तो डेंगू खत्म मलेरिया करें। मलेरिया तो मेरे ख्याल से बेटा मलेरिया को काफी अच्छे से मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद होगा, अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एंटी मलेरियल ड्रग्स जब पढ़ाया था तो मैंने वहां मलेरिया को बड़ा ध्यान से समझाया था, क्योंकि ड्रग्स को समझना था हमें कि कहां कहां पे ड्रग्स जो है वो असर करती है, ठीक है। अगर वो लेक्चर पढ़ चुका तो बड़ा आसान है फिर ये। मलेरिया ये भी क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। अच्छा, यही बातें ऊपर लिख सकते हैं, डेंगू इज ए लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। तो लकीर का फकीर नहीं बनना, ठीक है ना, अपना दिमाग इस्तेमाल करना और सेंटेंस बना सकते हो। ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस, वो एडीज था, ये एनोफिलिस है, मॉस्किटो कैरिंग द प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ना, ये प्लाज्मोडियम है, प्रोटोजोन है एक, प्रोटोजोआ, वो ऊपर वायरस था, ये क्या है, प्रोटोजोन है। तो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। तो कॉजेटिव एजेंट इसका कौन है, फीमेल एनोफिलिस कौन हो गया, दिस इज वेक्टर, कारण नहीं है, ये वेक्टर है, ध्यान रखना, मैं पहले बता चुका हूं। कॉजेटिव एजेंट प्रोटोजोन पैरासाइट ऑफ जीनस प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जीनस का जो पैरासाइट्स हैं वो इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया इन ह्यूमन। ये दो हैं जो इंसान के अंदर मलेरिया पैदा करते हैं। बात समझ में आई? कॉजेटिव एजेंट एंड वेक्टर दोनों अलग अलग चीजें हैं, ओके। एपिडेमियोलॉजी, एज एंड सेक्स की बात करें, ऑकर एट ऑल एज ग्रुप, मच्छर जिसको काट लेगा उसको मलेरिया हो जाएगा, लड़का लड़की भेदभाव नहीं करता, वो तो काटता खून चाहिए उसे, ठीक है। प्रेगनेंसी, मोर रिस्क इन प्रेग्नेंट वुमेन कॉजेज डेथ ऑफ फीटस, है ना, प्रेग्नेंट वुमेन को अगर मलेरिया हो जाए तो बच्चा जो पेट में होता है उसकी मौत हो सकती है, तो ज्यादा घातक होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन है, डिजीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, तो सोर्स ऑफ डिजीज क्या है, बाइट ऑफ मॉस्किटो हो जाएगा। सीजन, ऑब्वियसली बात है, रेनी के बाद जब बरसात हो जाती है, इट सीजनल डिजीज ऑकर ड्यूरिंग जुलाई टू नवंबर, है ना, लगभग जून जुलाई बरसात आ चुकी होती है, गर्मी का मौसम होता है, उमस होती है, उसी बीच में मच्छर भी पनपना स्टार्ट कर देता है। इंक्यूबेशन पीरियड 12 से 14 दिन का है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सिंपल है, बाइट ऑफ इन्फेक्टिव फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। कैसे ट्रांसमिट होता है, जब एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो काटता है तभी। इन्फेक्टेड ब्लड बाय ट्रांसफ्यूजन, या फिर जो ब्लड इन्फेक्टेड है जिसके अंदर मलेरिया का कीटाणु जीवाणु मौजूद है और वो ब्लड चढ़ा दिया जाए किसी दूसरे को तो भी मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। कंटेमिनेटेड नीडल्स एंड सिरिंजेस, अगर उसमें लगाया है और उसके अंदर टच हो गया है, ठीक है, और उसके अंदर स्पोरोजॉइट्स जो होते हैं मलेरिया के, वो टच करके दूसरे लगा दूसरी बॉडी में चले जाएंगे तो वो इन्फेक्शन कर देंगे, ठीक है ना। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम देख सकते हैं, जो मलेरिया वाले केसेस हैं उसमें सब में हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अ बाइट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो ट्रांसमिट मलेरिया, जो बाइट है, जो काटता है मच्छर, ठीक है,
वो ट्रांसमिट कर देता है मलेरिया को। उसने काटा, ये होते हैं स्पोरोजॉइट्स, ठीक है ना, ये ट्रांसमिट हो जाते हैं, पहुंचते कहाँ है, लिवर में। द पैरासाइट ट्रेवल टू योर लिवर वेयर दे डॉर्मेंट यूजुअली अबाउट 10 days to 4 weeks। लिवर में पहुंच के शांत पड़े रहते हैं, कितना, अबाउट 10 दिन से लेके 4 हफ्तों तक। फिर ये वहां से माइग्रेट कर जाते हैं, वहां पे थोड़ा सा अपना क्या करते हैं, वो करते हैं, पनपते हैं, ठीक है, वहां से फिर वहां के सेल से फूटते हैं। पूरी प्रोसेस है, उस पूरी प्रोसेस को समझना है बेटा, तो मैंने मार्क किया हुआ है फॉर डिटेल लाइफ साइकिल सी चैप्टर 11 लेक्चर 5 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 11 लेक्चर 5 में जो मैंने बताया वहां पे इसका पूरा डिटेल बताया, यहां मैंने एक बेसिक सा बता दिया है, ठीक है। तो ठीक है, फिर पैरासाइट्स लीव द लिवर, पैरासाइट लिवर को छोड़ते हैं एंड इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल, फिर वो रेड ब्लड सेल में पहुंचते हैं। दिस इज व्हेन मलेरिया साइंस एंड सिम्टम्स टिपिकली डेवलप। जब वो रेड ब्लड सेल्स को आगे इन्फेक्ट करते हैं, फिर रेड ब्लड सेल उसके अंदर घुस जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फूटते हैं, ठीक है, फिर कुछ हार्मफुल केमिकल निकलते हैं, बुखार वगैरह आता है, सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये यहाँ से मलेरिया इज ट्रांसमिटेड टू एन अनइन्फेक्टेड, ठीक है ना, अब ये ब्लड में आ गया है, ठीक है। तो ये जब मच्छर, एक अच्छा मच्छर जिसके अंदर मलेरिया नहीं है, वो जब हमको काटता है तो ब्लड से ये अपने अंदर ले लेता है, तो ये मच्छर भी क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड टू एन अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो, एक बिना इन्फेक्शन वाला मॉस्किटो के अंदर पहुंच गया। व्हेन इट बाइट्स समवन विद द डिजीज, जब ये किसी ऐसे को काटता है जिसके अंदर बीमारी है मलेरिया की, डेट मॉस्किटो कैन देन स्प्रेड मलेरिया टू अदर ह्यूमंस। अब ये मच्छर किसी दूसरे को मलेरिया फैला सकता है, ठीक है ना। तो डिटेल जानने के लिए आप यहां फॉलो करें, क्योंकि यहां पे वापस से वही सारा डिटेल जानने की जरूरत, वो अच्छा खासा डिटेल है, करीब आधा घंटे का समझाया हुआ मैंने, तो यहाँ पे ऐड नहीं किया, वो एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा हो जाता फिर, लेकिन हाँ डिटेल में समझोगे तो बेटर है। अगर वो याद है तो इस साइकिल की जगह पे वो साइकिल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पढ़ाई हुई चीज कोई बेकार नहीं जाएगी, सब काम में आए। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हम सबको पता है मलेरिया की, है ना, कभी ना कभी आसपास के लोगों को मलेरिया देखा होगा। एब्डोमिनल पेन होना चाहिए, यहाँ पर पेट में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, ठंड लगती है, बुखार आता है, रात में पसीना निकलता है, थकान, कपकपी लगती है, डायरिया हो सकता है, ठीक है, नॉइजिया, वॉमिटिंग, फास्ट हार्ट धड़कनें बढ़ जाती हैं, सर दर्द, अनीमिया है, खून की कमी हो सकती है, मेंटल कंफ्यूजन। अब अच्छा जरूरी नहीं कि सारी चीजें, कुछ चीजें तो कॉमन होती हैं, बुखार, ठंड लगना और कपकपी आना, ये तो कॉमन है ही है। तो और बाद बाकी कुछ लोगों में उल्टी भी देखी गई है, कुछ लोगों में मेंटल कंफ्यूजन भी होता है जब सीवियर कंडीशन पहुंचती है, तो बट ये कॉमन से सिम्टम्स हैं जो आपको लिखने हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट वही सारी चीजें हैं, ठीक है, जैसे अर्ली डायग्नोसिस यूजिंग ब्लड स्मेयर। अगर जरा सा भी आपको कुछ लग रहा है संकेत कि मेरे को कुछ गड़बड़ होने की संभावना है, तो आप ब्लड स्मेयर यानी कि मलेरिया टेस्ट करा सकते हैं अपना। प्रॉपरली मेंटेन ड्रेनेज सिस्टम, जो आपकी नालियां वगैरह हैं घरों के आसपास में, उसमें आप प्रॉपर साफ सफाई रखें। यूजिंग डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी एंड केरोसिन फॉर डिस्ट्रॉइंग मॉस्किटो, जहां पानी में भरा हुआ है, नदी नाले वगैरह हैं, वहां पे इसको डाल सकते हैं, ठीक है। यूजिंग मॉस्किटो नेट्स रेपेलेंट फॉर प्रिवेंटिंग मॉस्किटो बाइट, ठीक है, वही कहानी आ गई, मच्छरदानी में रहो, पूरे कपड़े पहनो। कंडक्टिंग सेमिनार्स ऑन सैनिटरी मेजर्स एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि क्या कह रहा है ये, जो प्रॉपर आप सेमिनार कर सकते हो, पूरी कम्युनिटी में बुला करके एक फार्मासिस्ट बता सकता है कि भाई देखो ऐसा सीजन आ गया, वैसे ऐसी चीजें होंगी, मच्छर पनपेगा, आप लोग प्रॉपर से जो जो बातें हम बता रहे हैं उनको आप फॉलो करें। बाय ट्रीटिंग द इन्फेक्टेड पर्सन विद एंटी मलेरिया ड्रग्स, और फाइनली जिसको इन्फेक्शन हो गया है, मलेरिया हो गया, उसको एंटी मलेरिया ड्रग्स दिया जा सकता है, ठीक है। तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट हम सब में एक जैसा लिख सकते हैं। अब बेटा देखो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, जो ये प्रॉब्लम है फिलेरियोसिस, कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, बट दिखाना जरूरी है। क्यों दिखाना जरूरी है? जिससे कि आप लोग इसकी गंभीरता को समझें कि कितना खतरनाक है जिन लोगों को हो जाता है। डेंगू मलेरिया तो 7-8 दिन में रिकवर कर जाता है आदमी, ठीक है, लेकिन फलेरिया के साथ जो आदमी जीता है बहुत कष्ट होता है और बहुत ज्यादा दिक्कत में जीता है, ठीक है। तो समझें इसे, फलेरिया जिसको हम लोग हाथी पैरी बोल देते हैं, एलिफेंटियासिस, जो खासकर लिम्फ में जो है हमारा इन्फेक्शन करता है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, पैर, ये अपना पैर धुल रहा है, ये इंसान बैठा हुआ है, ये पैर है, लेकिन फलेरिया जिस किसी भी बॉडी पार्ट में हो जाएगा। फलेरियासिस अभी हम देखेंगे, ये भी एक तरह का वॉर्म है, कीड़ा है एक तरह का, निमाटोड। डेंगू वायरस हो गया, मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ हो गया, ये कीड़ा है निमाटोड, जो हम लोगों ने वॉर्म में पढ़ा था। बताऊंगा, दिखाऊंगा मैं अभी। ये देखो पैर, ठीक है ना,
टेस्टिकल्स, जिन लोगों के टेस्टिकल्स में हो जाता है, ब्रेस्ट, अगर फीमेल है और वो ब्रेस्ट में हो गया तो देख सकते हो ब्रेस्ट का साइज जो अंदर टिश्यूज की ग्रोथ होने की वजह से किस तरह से हो गया। अब ये लोग किस तरह से लाइफ जीते होंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए फिलेरियास के लिए काफ़ी अभियान चलते हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे WHO की तरफ से वो चलते रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ बढ़ती हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो लोग इसके साथ जीते हैं काफ़ी कष्टदायक होता है। तो आप लोग इसकी नॉलेज रखें और लोगों को अवगत कराते रहें इसके बारे में, तो ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है आप किसी शहर में ऐसा हो या आप लोग ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती हों, लेकिन जहाँ है, जो लोग हैं इन्फेक्टेड, बहुत दिक्कत है, ठीक है। फिलेरियासिस डिजीज कॉज्ड बाय क्रोनिक मॉस्किटो बॉर्न पैरासिटिक, है ना, ये भी क्या है, मॉस्किटो बॉर्न है, पैरासिटिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय थ्रेड लाइक, एक धागे का नुमा, अब मैं दिखाऊंगा, थ्रेड लाइक पैरासिटिक फाइलेरियल वॉर्म है बेटा। अभी आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये देख रहे हो इसमें वॉर्म, देखो मैं दिखा देता हूं, बॉडी किसी पार्ट में हो सकता है, ये आंख से निकला हुआ वॉर्म है, देखो, ठीक है, आंख से निकाला गया, आंख में पहुंच गया, ये कहीं पहुंच जाता है ये, यानी कि जिन हिस्सों में ये होता है वहां पे अगर देखेंगे तो ये वॉर्म मिलता है, खासकर लिम्फ नोड्स के अंदर ये अफेक्ट करता है, ठीक है, रियलिटी है ये, दिस इज नॉट फेक, ठीक है। आप लोग सोचो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो गंभीरता को समझें। दिस पैरासाइट आफ्टर गेटिंग डिपॉजिट ऑन द स्किन, जब ये स्किन के ऊपर डिपॉजिट हो गया, यानी मच्छर ने काट लिया और स्किन में चला गया, ठीक है, स्किन के अंदर गया वहां तक, स्किन पेनिट्रेट ऑन देयर ओन, या खुद से ही छेद करके और अंदर चले जाते हैं, और थ्रू द ओपनिंग, या फिर जो मच्छर ने ओपनिंग कर दी है उसके थ्रू होते हुए कहां पहुंचते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में। हमारा जो लिम्फ सिस्टम है, उम्मीद है लिम्फेटिक सिस्टम अगर पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। HAP में हम लोगों ने लिम्फ नोड्स वगैरह पढ़ रखे हैं ना, लिम्फेटिक सिस्टम, उसकी बात हो रही है ये, ठीक है। तो कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो एनोफिलिस इज द प्राइमरी वेक्टर, बेटा ध्यान रखें, वेक्टर नॉट कॉजेटिव एजेंट, ठीक है ना, ऑफ फिलेरियासिस। लिम्फेटिक फिलेरियासिस इज कॉज्ड बाय इंफेक्शन विद पैरासाइट्स क्लासिफाइड एज नीमाटोड, हमारे नीमाटोड्स वॉर्म्स के अंदर आता है, यानी कि राउंड वॉर्म के अंदर आता है, ऑफ फैमिली फिलेरिडी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थ्रेड लाइक फाइलेरियल वॉर्म, यानी कि अगर पूछा जाएगा कि करता कौन है तो उस कीड़े का नाम लिखना है, उस कीड़े का नाम है वोचेरिया ब्रोंक्राफ्टाई, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ द केस, लगभग 90% केस की वजह से। देन ब्रूजिया मलाई कॉजेज मोस्ट ऑफ द रिमाइंडर, जो बाकी बचे हुए केस हैं, और लास्ट में है ब्रूजिया टिमोरी विच ऑल्सो कॉजेज द डिजीज। तो मेन जो कारण है वो, यानी कि ये है कॉजेटिव एजेंट, ये वेक्टर है एनोफिलिस। अगर आप ये सब नहीं लिखते हैं कॉजेटिव एजेंट में, सीधा लिखते हैं आप वोचेरिया ब्रोंक्राफ्टाई, आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन सारी चीजें मैंने इसलिए बताई हैं कि जो है वो सब याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, स्कोर अच्छा आएगा। तो हम देख सकते हैं कॉजेटिव एजेंट काफी खतरनाक है इसका। अभी हम देखेंगे इसकी लाइफ साइकिल भी समझेंगे, आगे आते हैं। एपिडेमियोलॉजी, इट इज एंडेमिक इन मैनी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, ठीक है ना, ज्यादातर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज है, लाइक अफ्रीका, देखा था डायग्राम में भी देखा था हमने, अफ्रीकन से ज्यादातर, एशिया में भी है, अपनी इंडिया में भी काफी है, वेस्टर्न पैसिफिक एंड पार्ट्स ऑफ अमेरिका, कुछ पार्ट्स ऑफ अमेरिका में भी है। ओवर 120 मिलियन पीपल आर करंटली इन्फेक्टेड, आज की डेट में लगभग 120 मिलियन इन्फेक्टेड हैं। बेस्ड ऑन पैथोजेनिसिटी एंड हैबिटेट इट इज क्लासिफाइड, क्या हैबिटेट है, ठीक है ना, और मतलब बॉडी के किस पार्ट में जाके रहेंगे ये, और पैथोजन किस प्रकार का पैथोजन अपना डिजीज क्रिएट करते हैं, तो हमने इसको 4 टाइप में डिवाइड कर दिया। लिम्फेटिक फिलेरियासिस सबसे ज्यादा ये होता है जो लिम्फ में जाके रहते हैं, ठीक है, जिसको हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, ठीक है। लिम्फेटिक फिलेरियासिस कॉमनली नोन एज एलिफेंटियासिस, यानी कि हाथी पैर जिसे हम बोल देते हैं। देन सबक्यूटेनियस है, स्किन के नीचे है। देन सीरस कैविटी फिलेरिया, जो हमारी सीरस कैविटी होती है बॉडी के अंदर, सीरस कैविटी अगर याद हो आप लोगों को, मैंने HAP में थोड़ा सा इसका जिक्र किया हुआ है, ऑर्गन्स के ऊपर की एक तरह की कवरिंग रहती है। देन जूनोटिक फिलेरियासिस है। तो मोटा मोटा हम लोगों ने इसको 4 कैटेगरी में तोड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा ये है 90%, ठीक है, लिम्फेटिक फिलेरियासिस, तो इसी का ही ज्यादातर हमने यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इंडिविजुअल विद माइक्रोफिलेरिया। अब ये माइक्रोफिलेरिया क्या होता है, इन पेरिफेरल ब्लड, पेरिफेरल ब्लड मतलब जैसे यहाँ कट लगा दो, जो मच्छर काटता है ना ऊपर बाहर का, ये उस ब्लड में जब माइक्रोफिलेरिया, ठीक है ना, वॉर्म का एक तरह का
जो छोटा पार्ट है, जब वो हमारे ब्लड में पाया जाने लगता है। तो माइक्रोफिलेरिया क्या है, मैं यहाँ पर इसकी लाइफ साइकिल से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ठीक है, थोड़ा सा कुछ पार्ट आएंगे तो यहाँ मैं बता देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहला पार्ट क्या है, मॉस्किटो टेक अ ब्लड मील, ठीक है ना। इस समय मॉस्किटो के अंदर एक लार्वा मौजूद है। किसका लार्वा? फालेरिया का, फालेरियल वॉर्म का एक लार्वा है जो L3 स्टेज हम कह सकते हैं मौजूद है। मच्छर ने काटा, ये रहा लार्वा, देखो ये इन्फेक्टिव है, आई लिखा हुआ, आई का मतलब यहाँ लिखा हुआ इन्फेक्टिव स्टेज, ठीक है। ये लार्वा जो काफी बड़ा दिखा रखा है माइक्रोस्कोप की हेल्प से, मच्छर के अंदर मौजूद होता है, काटते हैं इंसान को तो ये लार्वा इसके अंदर चला गया, ठीक है। इंसान के अंदर आके ये लार्वा बड़ा होता है, एक मेल बनता है और एक फीमेल बनता है, ठीक है। मेटिंग होती है दोनों की, फिर अडल्ट प्रोड्यूस शीथेड माइक्रोफिलेरिये। शीथेड मतलब कवर्ड, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, और माइक्रोफिलेरिया डेट माइग्रेट इनटू लिम्फ एंड ब्लड चैनल्स। ये जो माइक्रोफिलेरिया होते हैं जो अडल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, शीथेड कवरिंग, छोटे छोटे फिलेरिये अपनी बॉडी से निकालते हैं, जो फीमेल होती निकालती है, और ये फिर चले जाते हैं लिम्फ में और ब्लड चैनल्स में, ठीक है। तो ये है डायग्नोसिस, यानी कि ब्लड में अगर हम जब ब्लड सैंपल लेते हैं तो अब ये माइक्रोफिलेरिया की दिख जाते हैं हमें ब्लड के अंदर, तो हम कहते हैं कि हाँ इसे फिलेरिया है। अब यहां पर मॉस्किटो टेक अ ब्लड मील, जब मॉस्किटो काटता है, इंजेस्ट माइक्रोफिलेरिया, इस माइक्रोफिलेरिया को एक अच्छा मच्छर जब एक इन्फेक्टेड इंसान को काटता है तो इसके अंदर चला गया ये, ठीक है। अब जो माइक्रोफिलेरिया है शेड शीथ, जो ये इसके ऊपर शीते था ना, शीट का मतलब है कवर, तो माइक्रोफिलेरिया क्या करेगा, जब मच्छर के अंदर आने के बाद उसके ऊपर की जो कवरिंग है उसको क्या करेगा, शेड हटा देता है, पेनेट्रेट मॉस्किटो मिडगट, और फिर मॉस्किटो के पेट में घुसेगा, एंड माइग्रेट टू थोरेसिक मसल, और जो उसके सीने की चेस्ट की मसल्स है वहां मूव कर जाएगा। वहां जाकर के ये L1 लार्वा में बदल जाता है, फिर एक स्टेज L2 भी आती है, और फिर बन जाता है ये L3 मार्गा। जो लार्वा होता है वो माइग्रेट कर जाता है हेड में एंड मॉस्किटोस प्रोबोसिस में, ठीक है, और फिर उसके नाक, प्रोबोसिस मतलब नाक जब ये काटता है तो वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। तो माइक्रोफिलेरिया क्लियर हो गया क्या है, ठीक है ना। माइक्रोफिलेरिया वो है जो अडल्ट अपनी बॉडी के अंदर, मतलब मेटिंग के बाद है ना, अडल्ट इन लिम्फेटिक्स मेट कर रहे हैं और माइक्रोफिलेरिया पैदा कर रहे हैं। तो यहां पर ये लिखा हुआ है, पहले बतानी पड़ी साइकिल क्योंकि यहां वर्ड आ गया। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ऐसा इंसान जिसके अंदर माइक्रोफिलेरिया है, वहीं से इन्फेक्शन फैलेगा, और तो कोई वजह है नहीं। इन पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब जो ब्लड है हमारा उसमें। पीरियोडिसिटी की बात करें तो देखो यहां पर एक चीज है मॉस्किटो पढ़ा रहा था, मॉस्किटो के बीच में आ रहा है, ठीक है। बोथ द माइक्रोफिलेरिया, ठीक है, बोथ द माइक्रोफिलेरिया ऑफ वोचेरिया ब्रोंकोफ्टाई एंड बी मलाई, जो ऊपर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कहां गया, है ना, ब्रूजिया मलाई, इन दोनों का जो माइक्रोफिलेरिया होता है, ठीक है, ऑकरिंग इन इंडिया डिस्प्ले नॉक्ट्यूर्नल पीरियोडिसिटी। क्या मतलब है नॉक्ट्यूर्नल? नॉक्ट्यूर्नल का मतलब होता है रात, रात की पीरियोडिसिटी, मतलब कि रात में क्या होते हैं, बाहर निकल के आते हैं। क्यों? क्योंकि द मैक्सिमम डेंसिटी इज रिपोर्टेड बिटवीन 10 PM से 2 PM, और यही वजह है कि जो ज्यादा कीड़े वगैरह का जो वो रहता है ना, वो टैबलेट वगैरह रात में खिलाई जाती है। दिस इज बायोलॉजिकल एडेप्टेशन टू नॉक्ट्यूर्नल बाइटिंग हैबिट्स ऑफ द वेक्टर मॉस्किटोस, क्योंकि मच्छर रात में ही काटता है तो उनको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए मच्छर चाहिए, तो वो रात के समय निकल करके क्या होते हैं, बाहर आते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं ब्लड में, तो नॉक्ट्यूर्नल एक्टिविटी रहती है जिससे कि मच्छर काटेगा तो वो फिर मच्छर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। लाइफ साइकिल, डेफिनेटिव होस्ट मैन है ना, इसका होस्ट कौन रहेगा, मैन आदमी है। इंटरमीडिएट होस्ट मॉस्किटो है जो बीच का होस्ट होता है, यानी कि डेफिनेटिव मतलब जिसके अंदर बीमारी फैलाएगा और जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। देन द अडल्ट वॉर्म माइक्रोफिलेरिया, मैक्रो जिसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफिलेरिया आर फाउंड इन द लिम्फेटिक सिस्टम। अडल्ट वॉर्म वो लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है, वेयर दे में सर्वाइव फॉर 15 ईयर्स और मोर, 15 सालों से भी ज्यादा टाइम तक वो जिंदा रह सकता है। ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन, जब वो
अपनी जिंदगी के दौरान, मतलब 15 साल वो जिंदा है, उस दौरान आफ्टर मेटिंग करने के बाद फीमेल के साथ जो फीमेल वॉर्म होती है विविपेरस, ओविपेरस, विविपेरस, अंडे नहीं देती है, सीधा बच्चों को जन्म दे रही है, गिव बर्थ टू 50,000 इमेच्योर माइक्रोफिलेरिया पर डे। एक दिन में 50,000 माइक्रोफिलेरिया को ये बच्चों को पैदा कर सकती है। इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, छोड़ देती है ब्लड के अंदर, वाया लिम्फेटिक्स, दे में सर्वाइव अप टू अ ईयर और मोर। और जो माइक्रोफिलेरिया हैं वो साल भर या उससे ज्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब माइक्रोफिलेरिया को पूरी साइकिल करने के लिए मच्छरों के अंदर जाना पड़ेगा। फिर समझ रहे हो बात को? सम ऑफ दीज माइक्रोफिलेरिया मे बी इंजेस्टेड बाय द मॉस्किटोज। कुछ माइक्रोफिलेरिया मच्छरों के द्वारा इंजेस्ट कर लिए जाते हैं जब वो इंसान को काटते हैं ड्यूरिंग देयर ब्लड मील। स्टेजेस इन मॉस्किटो। अब मॉस्किटो में जाने के बाद जो हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर क्या था कि माइक्रोफिलेरिया शेड शीथ, अपनी ऊपर की कवरिंग को हटाता है, तो एक्स शीथिंग यानी कि अपने ऊपर की कवरिंग को हटा रहा है। तो क्या हो रहा है, द लार्वा कम्स आउट ऑफ द शीथ। जो शीथ मतलब कवर है, जो लार्वा है अपने ऊपर की कवरिंग से बाहर निकल के आ रहा है, इन विच इट वॉज इनक्लोज्ड इन स्टमक ऑफ द मॉस्किटो। ठीक है ना, तो उस शीथ से निकल के बाहर आता है, कहां पर, मॉस्किटो के स्टमक में। याद है, जो अडल्ट होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं शीथेड माइक्रोफिलेरिया, यानी कवर वाले, कवर्ड माइक्रोफिलेरिया को प्रोड्यूस करते हैं ये। आगे आते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा, द लार्वा पेनिट्रेट द स्टमक। फिर वो मच्छर के पेट के घुस जाता है, पेनिट्रेट करता है उसके दीवार के अंदर ऑफ द मॉस्किटो एंड माइग्रेट थोरेसिक मसल्स। वहां से छेद करके वो मच्छर के थोरेसिक मसल यानी कि चेस्ट की मसल में पहुंच जाता है। इट डेवलप्स इनटू अ शॉर्ट थिक फॉर्म, थोड़ा सा मोटे फॉर्म में ग्रो कर जाता है। ठीक है, पहली स्टेज यहां कंप्लीट हो जाती है। सेकंड स्टेज में क्या करता है, लार्वा मोल्ट, ये मोल्ट्स है पूरा वर्ड है, यानी कि वापस से अपने आप को चेंज करता है, बदलता है, एंड इंक्रीज इन लेंथ, अपने ऊपर शेडिंग करता है ना, मोल्टिंग बताया था मैंने, और फिर अपनी साइज को बढ़ा लेता है। स्टेज 2 पूरी हो जाती है। थर्ड स्टेज जो कि इन्फेक्टिव होती है, द लार्वा मोल्ट, फिर मोल्टिंग करता है, जो सेकंड स्टेज होती है वापस से मोल्टिंग करती है, एंड डेवलप इनटू लॉन्ग थिन फॉर्म, एक पतली सी लंबी धागा नुमा है ना, उसमें बदल लेता है, विच माइग्रेट टू प्रोबोसिस। प्रोबोसिस होती है ना मच्छर की जो नाक जो घुसाएगा हमारे स्किन के अंदर। ठीक है, ऑफ द मॉस्किटो, द मॉस्किटो इज सेड टू बी इन्फेक्टेड। अब इस मॉस्किटो को हम लोग कहते हैं कि ये इन्फेक्टेड हो गया। जब इसके अंदर लार्वा यानी कि थर्ड स्टेज का लार्वा आ जाता है तो हम कहते हैं ये इन्फेक्टेड हो गया है। बात समझ में आ रही है? यही ये साइकिल हमने डिस्कस की थी, L3 लार्वा इन्फेक्टेड वाली। क्लियर? ये काटेगा, बड़े हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, L3 लार्वा ही हमारी बॉडी में क्या करेगा, बड़ा हो सकता है। यानी कि माइक्रोफिलेरिया कहां, L1 L2 L3 से कहां, ये कहां ग्रो कर रहा है, ये साइकिल चल रही है मच्छर के अंदर और ये साइकिल चल रही है इंसान के अंदर। तो दो लोगों की जरूरत पड़ती है इसको। इंक्यूबेशन पीरियड, अब हम देख सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड 2 टाइप के हैं, एक मच्छर के अंदर और एक इंसान के अंदर। तो हमको इंसान के अंदर की जरूरत है, तो फिलहाल हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि मच्छर के बाहर। टाइम इंटरवल फॉर माइक्रोफिलेरिया टू डेवलप इनसाइड द मॉस्किटो टू थर्ड स्टेज, यानी कि वह समय जब माइक्रोफिलेरिया को थर्ड स्टेज तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है थर्ड स्टेज का, यानी कि ये लगभग होता है 10 से 14 दिन का होता है। देन प्री पेटेंट पीरियड, टाइम इंटरवल बिटवीन इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्टिव लार्वे एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द डिटेक्टेबल माइक्रोफिलेरिया इन द पेरिफेरल ब्लड, यानी कि प्री पेटेंट पीरियड, जब पहली बार ये इन्फेक्टिव लार्वे यानी कि L3 को इंजेक्ट किया गया और फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ डिटेक्टेबल माइक्रोफिलेरिया, और जब पहली बार माइक्रोफिलेरिया ब्लड में दिखने लगे, यानी कि ये इन्फेक्ट हुआ तो एकदम से तो ये आएगा नहीं माइक्रोफिलेरिया, ये इन्फेक्ट होगा, ग्रो करेगा, ग्रो करके दोनों बड़े हो जाएंगे, फिर दोनों मीटिंग करेंगे, है ना, शादी कर लेंगे, अपना हमारी आफत कर देंगे, खुद शादी करेंगे, फिर बच्चे भी पैदा करने हैं इनको। ठीक है, और यही बच्चे जो होते हैं माइक्रोफिलेरिया जब ये दिखने लगते हैं ब्लड के अंदर तो वो कहलाता है प्री पेटेंट पीरियड। देन क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड, अब क्लिनिकली पता चलेगा। टाइम इंटरवल फ्रॉम इन्वेजन ऑफ इन्फेक्टिव लार्वे, ठीक है, यानी कि इन्फेक्टिव लार्वे का अंदर जाना बॉडी का, टू द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, और बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखना कि हाँ इसको बीमारी हो गई है। बात समझ में आ रही है? डेट इज कॉल्ड क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड, ये हमारे मतलब का रहता है। फिलहाल आप इंक्यूबेशन पीरियड आएगा तो यहां तीनों लिखेंगे। रिजर्वॉयर भंडार कौन होता है?
इन्फेक्शन का? इंसान है, ऑब्वियसली बात है। द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज अ पर्सन विद सर्कुलेटिंग माइक्रोफिलेरिया। जिस इंसान के अंदर माइक्रोफिलेरिया बहुत सारे हैं वो क्या है? रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन है। वेक्टर की बात करें तो यहां पर दो मच्छर हैं, एक क्यूलेक्स और एक मेंसोनिया, ठीक है ना। तो क्यूलेक्स जो है वो ब्रोंकोफ्टियन फ्लैरियसिस के लिए है, तो क्यूलेक्स का नाम बहुत कॉमन आता है, तो इसको याद रखेंगे। एडिस हो गया, एनोफिलिस हो गया, ठीक है ना। एडिस मच्छर डेंगू में हो गया, एनोफिलिस मलेरिया में हो गया, यहां पर क्यूलेक्स आ गया। ये होस्ट फैक्टर, इंसान नेचुरल होस्ट है। एज की बात करें, ऑल एजेस आर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, किसी भी एज का जिसको काट लेगा उसके अंदर हो जाएगा। द इन्फेक्शन रेट राइज विद एज अप टू 20 से 30 ईयर एंड देन लेवल ऑफ। 20 से 30 साल में इन्फेक्शन का जो लोग होते हैं उनमें ज्यादा होने की संभावना रहती है, फिर घट जाता है संभावना। जेंडर की बात करें, इन मोस्ट एंडेमिक एरिया, जिन जिन एरिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है ये जो माइक्रोफिलेरिया रेट इज हायर इन मेन, इंसान के अंदर इसको ज्यादा पाया गया है। माइग्रेशन की बात करें, माइग्रेशन लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ फिलेरियासिस इनटू नॉन एंडेमिक एरिया। यहां पर एक इंसान है, उसको माइक्रोफिलेरिया मतलब उसकी बॉडी में चला गया फाइलेरिया, वो फिर चला गया दूसरे एरिया में जहां पर इन्फेक्शन नहीं होता है। उस एरिया में एक मच्छर जो होगा क्यूलेक्स मिलेगा, उसे काटेगा, वो दूसरे को पहुंचा देगा। तो इस तरीके से फैलता है हमारे पास क्या? फाइलेरिया। इम्यूनिटी डेवलप्स ओनली आफ्टर ईयर ऑफ एक्सपोजर, 1 साल के बाद ही इम्यूनिटी डेवलप हो पाती है। सोशल फैक्टर की बात करें, लिम्फेटिक फिलेरियासिस इज एसोसिएटेड विद, जो लिम्फेटिक फिलेरियासिस है हमारा लिम्फ नोड वाला, हाथी पैर वाला, पुअर सैनिटेशन, साफ सफाई नहीं होती तो मच्छर रहेंगे, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन ऑफ पीपल एटसेट्रा, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? सोशल फैक्टर है, यानी कि साफ सीधी सी बात है, गंदगी में रहोगे मच्छर पनपेगा तो मच्छर से होने वाला कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। मच्छर से होने वाले कोई बीमारी हो जाएगी। एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो क्लाइमेट की बात करें, हमें क्लाइमेट अच्छे से पता है, मच्छर कब पनपते हैं, ठीक है। मच्छर कब पनपते हैं? इट इन्फ्लुएंसेस द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। जो क्लाइमेट है वो मॉस्किटो की ब्रीडिंग को अफेक्ट करता है। ठंड में मर जाते हैं, ब्रीडिंग नहीं कर पाते, बहुत गर्मी है, लू लपट चलती है, नहीं कर पाते हैं। तो एक ठीक ठाक मौसम, बरसात के बाद होना चाहिए था, ठीक है। देयर लॉन्गेविटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ पैरासाइट इन इंसेक्ट वेक्टर, है ना, मच्छरों के अंदर। तो जब मच्छर ही नहीं होंगे तो फिर अगर मच्छर सारे, सोचो अगर सारी दुनिया से मच्छर खत्म कर दिए जाए तो ये 4 बीमारियां खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। तो एक टेम्परेचर है 22 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है। ड्रेनेज यानी कि जो नाले वगैरह हैं, वेक्टर ब्रीड प्रोफ्यूजली, बहुत ज्यादा इन पॉल्यूटेड वाटर, जो गंदा पानी होता है नाला वालों को, वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में ब्रीड करते हैं। टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग मतलब आपको शहर की प्लानिंग कैसी है। इन एडिक्वेट सीवेज डिस्पोजल, मतलब पता चला यहाँ का गंदा पानी निकला, आगे जाके इकट्ठा हो रहा है, प्रॉपर नाले नहीं है आपके शहर में या आप जिस गली मोहल्ले में रह रहे हैं। एंड लैक ऑफ टाउन प्लानिंग, टाउन की प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, गंदगी कहीं ना कहीं इकट्ठी हो जाती है जाकर के। एंड हैव एग्रीवेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ फिलेरियासिस इन इंडिया, ठीक है। तो ये टाउन प्लानिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग जहां तहां घर बना लेते हैं, प्रॉपर नालियों की निकासी नहीं हो पाती है, या निकासी हो रही है तो घर से थोड़ी दूरी पे पानी इकट्ठा हो जा रहा है, वहां पे मच्छर क्या पनपते हैं। तो कॉमन ब्रीडिंग प्लेस आर ओपन डिचेस, जो गड्ढे होते हैं, सेप्टिक टैंक्स, है ना, जो अपने गटर वगैरह होते हैं, टैंक्स होते हैं, इल मेंटेन ड्रेन, जिसमें ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है। जैसे हम लोग देखते होंगे, जो लोग आप लोग शहर में रहते हो, तो जो सभासद के चुनाव होते हैं उसके बाद वो लोग, उनका काम होता है गली मोहल्लों की साफ सफाई रखाना। तो समझ में आ रहा है क्यों गली मोहल्लों की साफ सफाई जरूरी है, क्यों नालों की साफ सफाई जरूरी है, क्यों वो जो रोज लोग आते हैं सफाई कर्मचारी और नाले वगैरह साफ करके जाते हैं, क्यों जरूरी है? मच्छरों से बचाओ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बाइट ऑफ मॉस्किटो, ठीक है, इसी की वजह से होता है, ठीक है। और वो क्या पहुंचा देगा? इन्फेक्टिव लार्वे हमारी बॉडी में पहुंचा देगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि थिकनिंग ऑफ स्किन, जैसे अभी ऊपर हमने देखा था, स्किन मोटी हो जाती है, अंधापन भी हो सकता है, फीवर भी आ सकता है। देन लिम्फेंजाइटिस, यानी कि लिम्फेंजाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द लिम्फ वेसल, जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, जो HAP में पढ़ा हुआ है हमने, उनका इन्फेक्शन। देन लिम्फाडेनेटिस, इनलार्जमेंट इन 1 और मोर लिम्फ नोड, जो लिम्फ नोड होती है वो मोटी मोटी होती है, फूल जाती हैं, ठीक है। देन एपिडिडाइमो ऑर्किड्स इन मेल, देखा था ऊपर हमने डायग्राम, ठीक है। जो एपिडिडाइमिस होता है और टेस्टिस होती हैं वो इन्फ्लेम हो जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं, फूल जाती हैं। मस्टाइटिस इन फीमेल, ऊपर देखा था हमने डायग्राम में, जो ब्रेस्ट होती है फीमेल्स की, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है।
लिम्फोडेमा लोकलाइज स्वेलिंग ऑफ द बॉडी कॉज्ड बाय एन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ, यानी कि जगह जगह पे जो लिम्फ होता है निकल के बाहर आता है और वो इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है, तो लिम्फोडेमा। एलिफेंटियासिस कंडीशन इन विच लिम्ब, पैर, हाथ या पैर या अदर पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम वेरी इनलार्ज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, लिम्फ प्रॉपरली उसके अंदर निकल नहीं पाता है तो वो फूल जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस। तो तमाम क्लिनिकल सिम्टम्स है। हाइड्रोसिल सबको पता ही है क्या होता है, और एक है काइल्यूरिया। काइल्यूरिया क्या होता है, रेयर कंडीशन, बहुत रेयर होता है, इन विच लिम्फेटिक फ्लूइड, जो लिम्फ के अंदर वाला फ्लूइड होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड, उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, लिम्फ हमने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है एचएपी में। जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है वो लीक कर जाता है इनटू द किडनी एंड टर्न्स द यूरिन मिल्की वाइट, जिसकी वजह से पेशाब जो है हल्की हल्की सफेद सी आने लगती है, क्योंकि उसके अंदर लिम्फ का लिक्विड निकल के आने लगता है। बात क्लियर हुई, यहां तक समझ में आई। रोल ऑफ फार्मासिस्ट फिर वही लिखेंगे, रिड्यूसिंग द कॉन्टैक्ट विद मॉस्किटो वेक्टर, अवेयरनेस, प्रोवाइडिंग सिस्टमिक इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी कीमोथेरेपी, रिमूवल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट। ठीक है, जो ऊपर लिखा था वो सारे यहां लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है। फैलेरिया। नाउ कम टू लास्ट वन, चिकनगुनिया। दिस इज चिकुनगुनिया। ठीक है, लोग चिकन बोलते हैं, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, चिकन नहीं है, चिकुन है, ठीक है ना, चिकुन, चिकुन, चिकन, चिकन, चिकुन, ठीक है, चिकुन है, ठीक है। तो स्पेलिंग चिकन में इसलिए बोल रहा हूं, आप लोग जब लिखेंगे तो आप लोग ये कर देते हैं चिकनगुनिया, ये चिकनगुनिया नहीं है भैया, ठीक है। बच्चे लोग इस तरह लिखते हैं चिकन, चिकन नहीं है, चिकुन है, चिकुन है। और चिकनगुनिया कुछ लोग प्रॉपर पता नहीं, चिकुनगुनिया, ठीक है। अगेन दिस इज अ वायरल डिजीज। फैलाता कौन है, मच्छर। मेरे ख्याल से यहां तक बातें समझ में आ गई हैं। कौन सा मच्छर फैलाता है, एडिस, वही वाला आ गया, एडिस एजिप्टाई और एडिस एल्बोपिक्टस, मच्छर वही है यहां पर। द वर्ड चिकनगुनिया मीन्स बिकम कंटोर्ड, मतलब जब चिकनगुनिया होता है बहुत दर्द होता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होकर आदमी चलता है, ठीक है। एज द अफेक्टेड पर्सन वॉक्स इन स्टूप्ड पोस्चर, झुका हुआ पोस्चर रहेगा इस तरह से, दर्द हो रहा है बहुत तेज, ठीक है। लेकिन भैया बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि मेरे जानने वालों में एक आध लोगों को चिकनगुनिया हुआ है, बेहताशा दर्द, ऐसा लगता है कि मार करके कोई हड्डियों के जोड़ों पे ना, कोई ऐसे जैसे जोड़ है ना, ऐसा लगता है कोई हथौड़ा बजा रहा है, बहुत भयानक दर्द होता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, इलाज है इसका, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट चिकनगुनिया कॉज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस, जिसे हम चिकवी कहते हैं। चिकनगुनिया वायरस इज अ मेंबर ऑफ अल्फा वायरस जीनस एंड टोगा वायरडे फैमिली बता दी मैंने। ये भी क्या, अगेन आरएनए वायरस है। ऊपर जो हमने पढ़ा था डेंगू, वो भी क्या है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस था। इट कैन आल्सो बी रेफर्ड एज अर्बो वायरस, अर्बो वायरस इसको भी हम कह सकते हैं, जैसे ऊपर कहा था हमने। क्यों, आर्थ्रापोड बॉर्न वायरस है। अब थोड़ा सा मैं फास्ट हो रहा हूं तो परेशान नहीं होना, चीजें सब वही आ रही हैं, ठीक है ना। फिर बच्चे कहते सर आपने बहुत फास्ट पढ़ा दिया, अरे सब चीजें तो पुरानी है ना, ऊपर वाली जो समझाई है। यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है स्लो करने वाला, ठीक है ना, तो थोड़ा सा स्लो कर लिया करो ना, प्लेबैक वाला ऑप्शन आता है, ठीक है, तो वहां से स्लो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को लगता है कि ऊपर पढ़ा दिया तो जल्दी जल्दी हो जाए थोड़ा सा। चलो, आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस है एज द मॉस्किटो इटसेल्फ एंड आर्थ्रोपोड, मॉस्किटो भी क्या है, आर्थ्रोपोड है, तो इसीलिए हम इसे अर्बो वायरस कहते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोड मतलब इंसेक्ट। एपिडेमियोलॉजी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, चिकनगुनिया स्प्रेड बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, जिस मॉस्किटो के अंदर होता है उसके बाइट से होता है। एज और सेक्स की बात की जाए, इन्फेक्शन रेट इज हायर इन फीमेल्स इन 40-50 ईयर ऑफ एज ग्रुप, इन फीमेल्स के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है। न्यूट्रिशन की बात करें, गिविंग न्यूट्रिएंट टू बॉडी रिकवर फ्रॉम वीकनेस सच एज फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेप्स, ब्रोकली, मतलब न्यूट्रिएंट्स देंगे तो जल्दी रिकवर करता है, सीधी सी बात ये है। इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 7 डेज का है। रिस्क फैक्टर, किन लोगों के अंदर ज्यादा चांस है, द प्रॉक्सिमिटी ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स, जहां जहां मॉस्किटो ब्रीड कर रहे हैं, पनप रहे हैं, अपनी पैदावार बढ़ा रहे हैं, उसके पास में अगर ह्यूमन हैबिटेट कर रहा है, यानी कि रह रहा है, तो वहां पे होने की संभावना ज्यादा है। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वाटर filled container habitat that support breeding of the mosquitoes, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फिल्ड वाटर कंटेनर, यानी कि या तो नेचुरल या आर्टिफिशियल वाटर कंटेनर्स पड़े हुए हैं, पानी भरा हुआ है, तो वहां पर क्या है, मॉस्किटो पनपते हैं। हॉट रेनी सीजन, गर्मी में जब बरसात होती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, वायरल का अगर म्यूटेशन हो रहा है। इंक्रीज्ड एयर ट्रेवल टूरिज्म, ठीक है ना, आप हवा में बहुत ज्यादा मूव करते हैं,
टूरिस्ट हैं, घूमते हैं बहुत ज़्यादा, तो रिस्क फैक्टर है, आपको होने की संभावना ज़्यादा। ये तो फिर एक तरह से देखा जाए सब में ही काम कर जाएंगे। तो रिस्क फैक्टर ये हम लोग सब जगह लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स वहां लिख सकते हैं, वाले पॉइंट यहां लिख सकते हैं। ये सब एपिडेमियोलॉजी, कोशिश करो एपिडेमियोलॉजी जब है ना, जैसे इन सब की चारों मच्छरों से हो रहे हैं, तो एपिडेमियोलॉजी के बहुत सारे पॉइंट कॉमन आ जाएंगे। ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ चिकनगुनिया, इट इज मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो ऑफ एडिस जीनस, है ना, यूजुअली एडिस एजिप्टाई, ऊपर देख लिया हमने, और एडिस एल्बोपिक्टस। ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन वर्टिब्रेट सर्व एज द चिकनगुनिया वायरस रिजर्वायर। तो जो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर चिकनगुनिया का वायरस एज अ रिजर्वायर, यानी कि उनके अंदर रहता है, भंडारण की तरह। क्लियर है बातें? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, तो जो सिम्टम्स होते हैं वो 4 से 7 दिन के अंदर आ जाते हैं, यानी कि ये यहां पर हम लिख सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, ये पॉइंट एक अलग से बना लेना है, इंक्यूबेशन पीरियड यहां पर अलग से लिख लीजिए, यहां लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। क्या क्या सिम्टम्स है? हाई फीवर, जॉइंट पेन, एंकल, नीज, रिस्ट, फेलेंजेस, जॉइंट स्वेलिंग हो जाएगी, रैशेस आ जाएंगे, सर में दर्द है, मसल पेन, नॉइजिया, फटीग, है ना, नॉइजिया, जी मिचलाएगा, थकान लगेगी, सब में लगभग कॉमन से हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फिर वो सारी बातें सेम लिख सकते हो। नेट्स और रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें, कंट्रोलिंग मॉस्किटो पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, इंसेक्टिसाइड और बायोलॉजिकल कंट्रोल करें, यूज इंसेक्ट रिपेलेंट, जो इंसेक्ट रिपेलेंट है सच एज डीट, इकारिडीन, पीएमडी और IR355, ये कुछ केमिकल्स हैं जिसको हम डाल के यूज करेंगे तो मच्छर दूर भाग जाएगा। वेयरिंग बाइट प्रूफ लॉन्ग स्लीव, मच्छर जिसे काट ना पाए ऐसे फुल स्लीव के कपड़े पहनेंगे। सिक्योरिंग स्क्रीन्स ऑन विंडोज एंड डोर्स, जो विंडो और दरवाजे होते हैं ना, खिड़कियां होती हैं, उस पर हम स्क्रीन लगा देंगे, जालियां लगा देंगे। ठीक है। एम्प्टिंग कूलर व्हेन नॉट इन यूज, कूलर अगर इस्तेमाल में नहीं है तो खाली कर दो भैया, काहे पानी भरे हो उसमें, काहे मच्छरों को वो पड़ोसी बना के बैठाए हो तुम लोग। ठीक है, समझो इस चीज को। रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाउस विच हैव वाटर कलेक्शन इन देम, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट घर में पड़ा हुआ है अगर जिसमें पानी इकट्ठा होता है तो उसको घर से निकाल के बाहर कर दें। ज्यादातर ऐसी चीजें क्या रहती हैं, कबाड़ होता है उठा के हम लोग छतों पर डाल देते हैं, बरसात हुई, पानी भरा है, वहीं मच्छर फिर पनपने लगता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगी बातें ये, एंड खत्म, ये लेक्चर भी खत्म। तो मजा आया होगा, मच्छर कितने खतरनाक है आज ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मच्छर फैला रहे हैं लेकिन मच्छर खुद बीमारी पैदा, मतलब उसका कारण नहीं है, वो वेक्टर है, ध्यान रखना। फिर बता रहा हूं जाते जाते। तो हमेशा की तरह इस लेक्चर का भी जो नोट्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो मुझे कॉल करो। और ठीक है, हमारे कोर्स से जुड़ जाइए, बहुत मजे में बच्चे इसके एंजॉय कर रहे हैं कोर्स में। नहीं जुड़ना है तो लेक्चर्स और नोट्स अवेलेबल है आपको यूट्यूब पे, वहां से पढ़िए। और सबसे जरूरी बात, चाहे आप हमारे साथ यहां जुड़िए ऐप पे, चाहे यूट्यूब से पढ़ाई कीजिए, सबसे जरूरी चीज क्या है, रिवीजन। रिवीजन नहीं करोगे तो ना यूट्यूब हेल्प कर पाएगा ना हमारा कोर्स हेल्प कर पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कोर्स का मतलब जहां पे हमारी लाइव क्लासेस होती है, तो बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, तो क्या करना है, पढ़ना है और रिवाइज करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।